अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शन इन सी शार्प। ठीक है। तो सबसे पहले कलेक्शन होती क्या है? अगर हम सिर्फ इस वर्ड का ही मतलब देखें तो अहमद साहब कलेक्शन किसे कहते हैं? सेट ऑफ डेटा को, और बंडल्स को, और उधर ग्रुप को, बहुत सारी चीजों के ग्रुप को हम कलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं जो क्या नाम है, गाड़ियाँ होती हैं, जब गाड़ियाँ कलेक्ट हो जाती हैं तो उन्हें हम कलेक्शन ऑफ कार्स कहते हैं या गैरेज कहते हैं। ठीक है। इसी तरह किसी भी चीज के ग्रुप बन जाने को हम कलेक्शन कहते हैं। जब हम लोग एरेज पढ़ रहे थे तो एरे भी एक तरह की कलेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? और एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि वो मेमोरी के अंदर आपके ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स को एक मैनेजेबल वे में स्टोर करता है इंडेक्सिंग के ऊपर, ताकि उसे बाद में रिट्रीव करना और यूज करना आसान हो सके। ठीक है। इसी तरह सी शार्प में कलेक्शंस हैं। ठीक है। लेकिन एरे उन कलेक्शंस में शामिल नहीं होता। समझने के लिए आप उसे भी कलेक्शन कह सकते हो, वो भी आपके पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है। तो कलेक्शन क्या होता है? अ स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और जबकि आपके पास जो एरे है वो क्या है? वो भी क्लास से बन के मिलता है। ठीक है। हम इंटीजर और स्ट्रिंग की क्लास से बनाते हैं, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्हें भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स कह सकते हो। कह रहा है एक स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बात हो रही है ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब है इन ऑब्जेक्ट्स की क्या होगी? क्लास भी होगी। क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना। ठीक है। तो जितने भी कलेक्शंस हैं ये सारी क्लासेस हैं। ये सारी क्या है? जो कि प्री रिटर्न है पहले से। सी शार्प ने आपको बना कर दी है, आपको बस उनको ऑब्जेक्ट बनाना है, अपनी कलेक्शंस को उनमें स्टोर करना है और आपका काम हो जाएगा। यूज टू स्टोर, मैनेज एंड मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप कलेक्शंस को यूज कर क्यों करते हो, ताकि आप बहुत सारी वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कर सको, उन्हें ग्रुप कर सको और बाद में उन्हें मैनेज करना, यूज करना आपके लिए या मैनिपुलेट करना आपके लिए इजी हो। ठीक है। अनलाइक स्टैंडर्ड एरेज विच हैव अ फिक्स्ड साइज। अब एरे का मैंने आपको सिखाया था ना, एरे फिक्स साइज लेता है, रो का और कॉलम का। मोस्ट कलेक्शंस कैन ग्रो और श्रिंक डायनेमिकली। एरे की तरह नहीं होती कलेक्शंस। कलेक्शंस आपके पास डायनेमिकली श्रिंक या ग्रो करती हैं। आप जितनी वैल्यूज उनमें देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है। आप 4 वैल्यूज दोगे तो कलेक्शन अपने आप को 4 वैल्यूज तक एक्सटेंड कर लेगी। आप 10 दोगे तो 10 वैल्यूज तक एक्सटेंड कर लेगी। एज एलिमेंट्स आर एडिड और रिमूव्ड। जैसे जैसे एलिमेंट्स ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं, ये अपने आप को अपना साइज जो है वो कलेक्शंस बढ़ाती है या कम कर लेती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो एक फायदा होता है अगर आप एरेस को यूज नहीं करना चाह रहे, जो कि एक फिक्स लेंथ लेते हैं। ठीक है। यानी कि अगर आपने एरे के अंदर बता दिया भाई 8 एलिमेंट्स आएंगे, तो फिर उसके अंदर ना 7 होंगे, ना 6 होंगे, ना 9 होंगे, ना 10। 8 से ना एक कम होगा, ना 8 से एक ज्यादा होगा। ये हमने देखा था ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको 8 से नीचे अलाउ करेगा कि भाई आप 6 रख लो, 7 नहीं। फिक्स लेंथ का मतलब क्या है? 8 ही होंगे, ना 8 से कम, ना 8 से। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैक्सिमम लेंथ 8 रखना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी मैक्सिमम लेंथ 8 नहीं होगी। हो सकता है मेरे 5 एलिमेंट्स आ रहे हो, 6 एलिमेंट्स आ रहे हो। वहां मेरे लिए अरे यूजफुल नहीं है। वहां मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा या एक ऐसी टाइप ऑफ कलेक्शन चाहिए होगी जो अपने आप को एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से ग्रो या श्रिंक करे, या आइटम्स के हिसाब से। ठीक है। तो वहां पर हम यूज करते हैं कलेक्शंस इन सी शार्प। ठीक है। अब कलेक्शंस आपके पास दो टाइप्स की होती हैं। कितनी टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की होती हैं। किसमें? सी शार्प के अंदर। जेनरिक कलेक्शंस एंड नॉन जेनरिक कलेक्शंस। ठीक है। और ये सारी ही आपको क्लासेस प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? अब जो जेनेरिक कलेक्शन के अंदर क्लासेस है, हर क्लास का यानी हर कलेक्शन का जो क्लास है वो क्या होगी? कलेक्शन होगी। हर कलेक्शन का अपना एक बिहेवियर है। इसी तरह नॉन जेनेरिक में भी हर कलेक्शन का अपना एक बिहेवियर है। ठीक है। अच्छा, जितनी भी जेनेरिक कलेक्शंस हैं वो आपको एक नेम स्पेस से मिलती हैं, जिसका नाम है सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। क्या नाम है? सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक। मतलब कि अगर आप कोई जेनरिक कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको उस पर्टिकुलर जेनरिक कलेक्शन की क्लास रिक्वायर होगी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और जाहिर सी बात है वो क्लास हमने नहीं बनाई, वो किसी और नेम स्पेस में बनी है, तो उस नेम स्पेस को हमें यूज करना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी क्लास के अंदर, जो मेन क्लास होती है हमारी। ठीक है। इसी तरह अगर नॉन जेनरिक कलेक्शंस के ऑब्जेक्ट्स में बनाना चाहता हूं तो मैं सिस्टम डॉट कलेक्शंस का यूज करता हूँ। ये नेम स्पेसेस है जिनमें से आपको जेनरिक या नॉन जेनरिक की क्लासेस मिलेंगी, फिर आप इनके ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनमें ग्रुप ऑफ आइटम्स को रखकर आसानी से मैनेजेबल कर सकते हो।
ठीक है। जो सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है जेनेरिक और नॉन जेनेरिक में, वो है टाइप सेफ्टी का। किसका है? टाइप सेफ्टी का। जितनी भी जेनेरिक कलेक्शंस हैं वो टाइप सेफ होती हैं। क्या होती हैं? जस्ट जस्ट लाइक एरे। जैसे आपने बोल दिया एरे को डिक्लेयर करते हुए भाई एरे इंटीजर टाइप का होगा, तो फिर एरे में जितने एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे, ना उसमें स्ट्रिंग आएगा ना बूलियन आएगा। तो जो आपके पास जेनेरिक कलेक्शन है वो सारी टाइप सेफ्टी को फॉलो करती हैं। अगर आपने कलेक्शन बनाते हुए बताया ये इंटीजर टाइप की कलेक्शन है तो फिर इंटीजर ही आएंगे, स्ट्रिंग टाइप की कलेक्शन है तो स्ट्रिंग आएंगे। अनलाइक नॉन जेनेरिक कलेक्शंस जो कि आपको टाइप सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती, वो कहते हैं, वो कलेक्शन कहती है कि आप मुझे किसी भी किस्म का आइटम स्टोर करवा सकते हो मेरे पास। आप इंटीजर स्टोर करा लो, उसके साथ स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हो, उसके साथ बुलियन भी। तो ये टाइप सेफ्टी को फॉलो नहीं करती। अच्छा, अब ये सिचुएशन के हिसाब से हम यूज करते हैं जहां आपको लग रहा है मुझे टाइप सेफ्टी नहीं चाहिए, मतलब ऐसी कलेक्शन बनाना चाहता हूं जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा मैं स्टोर कराना चाहता हूं, तो वहां पर मैं नॉन जेनरिक का यूज करूंगा। और जहां मुझे पता है कि सिर्फ फिक्स्ड डेटा टाइप होगी है कि टाइप सेफ्टी मुझे चाहिए, तो वहां मैं जेनरिक कलेक्शंस का यूज करूंगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है नॉन जेनरिक कलेक्शन सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे वो। टाइप सेफ्टी में फिर आपको एंगुलर ब्रैकेट्स वगैरह भी समझाने पड़ेंगे। नॉन जेनरिक कलेक्शंस आर दोस दैट स्टोर एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट। स्टोर एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट। और मैं आपको पहले भी इस क्लास, पहले वाली जो स्ट्रक्ट वाली क्लास है उसके अंदर बता चुका हूँ, बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग, कि अगर आप अपनी वैल्यू टाइप्स के वैल्यूज को अगर एक ऑब्जेक्ट यानी रेफरेंस टाइप में बंद कर दो तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉक्सिंग। यानी कि जितनी भी कलेक्शंस हैं वो सारे आइटम्स को बॉक्स करती हैं एक ऑब्जेक्ट में। और वो ऑब्जेक्ट किसका होगा? किसी ना किसी नॉन जेनरिक कलेक्शन क्लास का होगा। किसका होगा? नॉन जेनरिक क्लास का होगा। ठीक है। अलाउ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन अ सिंगल कलेक्शन। या क्या कह रहा है? एक ही कलेक्शन में डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा अलाउ करता है, इसका मतलब इस पर टाइप सेफ्टी नहीं है। They do not provide type safety, so errors can occur at runtime instead of compile time. ठीक है, एरर्स वगैरह भी हम देखेंगे कैसे आते हैं इसमें। वैल्यू टाइप्स रिक्वायर्स बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग विच अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि वैल्यू टाइप्स आपके पास बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग रिक्वायर करती है, चाहे वो जेनरिक हो या नॉन जेनरिक हो, दोनों में सिस्टम सेम है। ठीक है। उसमें भी ऑब्जेक्ट बन रहा होता है जेनेरिक में, तो आप अपनी वैल्यू टाइप्स को बॉक्स कर रहे होते हो और अनबॉक्स कर रहे होते हो। तो इससे फर्क पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादातर जो हम यूज कर रहे होते हैं वो हम जेनेरिक कलेक्शन यूज कर रहे होते हैं टाइप सेफ्टी के लिए। जब हम डॉट नेट वगैरह पढ़ेंगे, लिस्ट वगैरह हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो नॉन जेनेरिक क्लास है वो है एरे लिस्ट। क्या है? एरे लिस्ट। ये एरे नहीं है, ये एरे का बिहेवियर रखने वाली एक नॉन जेनेरिक क्लास है। ठीक है। समझो इससे आप एक एरे बनाओगे, लेकिन उस एरे पर कोई टाइप सेफ्टी नहीं होगी और ना ही उसके कोई फिक्स साइज होगा। ना ही उसका कोई फिक्स साइज होगा कि भाई आपने 8 बताया तो 8 एलिमेंट्स ही देने हैं। आप कितने भी दो, ये अपने आप को उस हिसाब से ग्रो या श्रिंक करेगा। और ये क्लास है। क्या है? क्लास है जो कि प्री रिटर्न सी शार्प में है। और ये किस नेम स्पेस से हमें मिलती है? सिस्टम डॉट कलेक्शन से। सिस्टम डॉट कलेक्शंस के नेम स्पेस से मिलती है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं और हैंड टू हैंड हम प्रैक्टिस करके देखेंगे किस तरह मैं इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाकर वैल्यू टाइप्स को इनमें बॉक्स कर सकता हूँ। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम लोग नॉन जेनरिक्स का। अच्छा, तो मेरा एक बेसिक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं एरे लिस्ट क्लास को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे नेम स्पेस इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, जो जेनरिक कलेक्शंस का नेम स्पेस होता है वो आपको बाय डिफॉल्ट बेसिक प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड मिलता है, लेकिन आपको नॉन जेनरिक का नहीं मिलता। आपको यूजिंग लिखना है, फिर आपने लिखना है सिस्टम डॉट कलेक्शंस। ठीक है। तो अब आप तमाम नॉन जेनरिक क्लासेस को एक्सेस करके उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उनमें ग्रुप ऑफ आइटम्स को स्टोर कर सकते हो, और नॉन टाइप सेफ्टी यानी कि डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा आप उसमें स्टोर एक सिंगल कलेक्शन में कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास डेटा नॉन जेनरिक कलेक्शन है वो क्या है? एरे लिस्ट है, जो कि आपको सिस्टम डॉट कलेक्शन से मिल रही है। implements द आई लिस्ट इंटरफेस यूजिंग एन एरे whose size is dynamically increased as required। ठीक है। तो इसका साइज क्या होता है? डायनेमिकली इंक्रीज होता है। अब किसी भी
क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू, उस क्लास का नाम और उसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसे मैं कह देता हूँ लिस्ट, क्या कह दिया मैंने, लिस्ट। ठीक है, या मैं एरे लिस्ट कह देता हूँ उसे। ठीक है, जिससे आपको और आसानी होगी। और इसकी टाइप क्या होगी इस वेरिएबल की, एरे लिस्ट। क्या टाइप होगी, जाहिर सी बात है ना, जब ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं तो उनके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी टाइप भी उनके क्लास ही होती है, क्या होती है, क्लास। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट किसका, एक क्लास का जिसका नाम है एरे लिस्ट, जो कि बिल्कुल एरे की तरह बिहेव करती है, आपके जितने भी वैल्यूज होंगे उन्हें वो इंडेक्स नंबर्स पर स्टोर करेगी। ठीक है, किसी भी एरे लिस्ट में किसी आइटम को ऐड करने के लिए एरे लिस्ट का एक मेथड आता है जिसका नाम है ऐड। क्या मेथड है, ऐड। इसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो और डिफरेंट टाइप्स की दे सकते हो। जैसे सपोज मैंने ऐड में 1001 दे दिया, फिर मैंने अहमद दे दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रू की वैल्यू दे दी एक। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मुझे अलाउ कर रहा है डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर करने के लिए सिंगल कलेक्शन में। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब अगर इसे एक्सेस करना हो तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिखूंगा, एरे लिस्ट इंडेक्स नंबर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1001 कौन से इंडेक्स पर है, अहमद 1 पर है, और ट्रू 2 पर है। तो अगर मुझे अहमद प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इंडेक्स नंबर 1 लिखूंगा। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने अहमद की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास अहमद की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट जो डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हो या प्रिंट कर सकते हो, 0 1 and 2। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ज्यादा वैल्यूज हुई तो सर मुझे लूप लगाना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल वे हमें पता है। ठीक है, तो इसके साथ एक लूप आता है बहुत इजी, उसका नाम है फॉर ईच लूप। ठीक है, हम एरे के साथ भी वो लूप पढ़ चुके हैं, जो क्या करता है किसी भी कलेक्शन के ऊपर वैल्यूज को आइटरेट करता है और आपको उन्हें प्रिंट करने में या एक्सेस करने में आसानी देता है, बजाय इसके कि आप एक एक लाइन लिख लिख कर उसे एक्सेस करो। तो फॉर ईच का सिंटेक्स क्या है, फॉर ईच लिखते हैं, फॉर ईच के बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, एरे लिस्ट के नाम से। ठीक है, इंटीजर आई इन एरे लिस्ट। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे अगर आई को, तो आपके पास क्या एरर नहीं आएगा, एरर क्यों आएगा, क्योंकि आप एरे लिस्ट से जो आइटम्स निकाल निकाल कर रख रहे हो वो ऐसे वेरिएबल में रख रहे हो जिसकी टाइप इंटीजर है, जबकि दूसरे इंडेक्स पहले इंडेक्स के ऊपर जो आपके पास वैल्यू रखी है वो स्ट्रिंग है, तो वो इस वेरिएबल में आ ही नहीं सकती। तो ये आपके पास इश्यूज आते हैं नॉन जेनरिक्स में। किस में आते हैं, नॉन जेनरिक्स में। तो यहाँ पर आपको इंटीजर की जगह var रखना पड़ेगा, जो कि कोई भी टाइप एक्सेप्ट करने पर एबिलिटी देता है उस वेरिएबल को। तो यहाँ पर अब रन करूंगा तो आपके पास तमाम वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे और एक्सेस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एरे लिस्ट है, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ये वैल्यूज क्या हो रही है, यहाँ पर बॉक्स हो रही है, क्या हो रही है, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि एरे लिस्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एरे लिस्ट इज अ नॉन जेनेरिक डायनेमिकली रिसाइजेबल कलेक्शन दैट स्टोर एलिमेंट्स एज ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अच्छा ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, वैसे तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो फिर से बता देते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऐड मेथड यूज नहीं करना चाहते, कि आप एक एक करके इनिशियलाइज कर रहे हो वैल्यूज को, और डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो। अच्छा यह फर्क है, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन आप जब करोगे जब आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए आपको सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज। लेकिन अगर रन टाइम पे ऐड करना है, किस पर ऐड करना है, तो आपको ऐड मेथड यूज करना ही पड़ेगा। फर्क है यहाँ पर, अगर आपको क्रिएट करते हुए सारी वैल्यूज पता है तो आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर दो, लेकिन नहीं पता तो फिर आपको ऐड मेथड यूज करना पड़ेगा रन टाइम पर। ठीक है, आप इसकी जगह पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। और वो कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर के आगे हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ द वैल्यूज। क्लियर है ये चीज, हाँ भाई उजैर, क्लियर है। तो अभी भी आपके पास वो तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, बस फर्क ये है कि वो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है और ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन आप कह दो। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन हो गई। ठीक है, अच्छा अगर आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी करते हो तो बिहाइंड द सीन तब भी सी शार्प जो है वो ऐड का मेथड रन करती है। किसका मेथड रन करती है, ऐड का मेथड ही रन कर रही होती है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं आपके पास, ठीक है। लेट सपोज अगर आपको किसी कलेक्शन में कितनी वैल्यूज हैं उसका काउंट चाहिए, तो आपके पास काउंट की प्रॉपर्टी है। कितनी कैपेसिटी यानी उसके इंटरनल साइज क्या है। अब इंटरनल साइज में आपको बता चुका हूं कि नॉन जेनरिक्स और जेनरिक का डायनेमिकली ग्रो और श्रिंक होता है, तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती है उसका उतनी ही इंटरनल कैपेसिटी खुद ब खुद बन जाती है। चार एलिमेंट्स तो इंटरनल कैपेसिटी भी कितनी होगी, चार ही होगी, ठीक है। तो इसको भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं, एरे लिस्ट डॉट काउंट, ठीक है, और साथ में एरे लिस्ट डॉट कैपेसिटी भी हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और इस फॉर ईच को फिलहाल के लिए हम कमेंट करते हैं और रन करते हैं, तो आपके पास दोनों क्या आ रहे हैं, एक 3 आ रही है और एक 4 आ रही है। अब क्यों 3 और 4 आ रही है सर, वो आपको कैपेसिटी क्या कर रहा है, +1 करके शो करवा रहा है। कैसे शो करवा रहा है, यानी कि उसमें एक की गुंजाइश और है अभी, क्या है, एक की गुंजाइश और है, ठीक है। अच्छा, अब की मेथड्स हैं, रिमूव करना है कोई एलिमेंट बाय वैल्यू, तो रिमूव का मेथड है, किसका मेथड है, रिमूव का मेथड है। अब फॉर ईच का लूप मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ एरे लिस्ट में से रिमूव हो जाए अहमद का नाम, किसका नाम, तो मैं यहाँ पर सॉरी, मैंने क्लास का नाम लिख दिया, एरे लिस्ट डॉट रिमूव। मैंने कहा बाय वैल्यू, यानी आपने सीधा सीधा वैल्यू देनी है कि किसको रिमूव करना है, ठीक है। तो आपने अहमद लिखा, तो अब जब प्रिंट करोगे तो आपके पास अहमद शो नहीं होगा क्योंकि वो मेमोरी से इरेज कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह रिमूव एट है, क्या है, रिमूव एट यूज होता है रिमूव बाय इंडेक्स, यानी इंडेक्स नंबर, भाई टू इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है उसे रिमूव कर दो। मैं वैल्यू बताना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इंडेक्स नंबर बताऊं, कोई भी वैल्यू रिमूव कर दो। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा रिमूव एट का यूज करूंगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको कर देते हैं कमेंट, रिमूव एट, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर दूंगा मैं, लेट्स सपोज मैंने 1 दे दिया, मतलब क्या, अहमद का इंडेक्स दे दिया, तो यहाँ पर अहमद की वैल्यू क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। उसके बाद है आपके पास क्लियर, क्लियर से क्या होगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है कंटेन्स, ठीक है। कंटेन्स बेसिकली चेक करता है कि कंटेन्स के पैरेंथीसिस यानी उसके आर्गुमेंट में जो वैल्यू दी है क्या वो उस एरे लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, और ये आपको रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर वैल्यू मौजूद होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स। आओ चेक करते हैं इसको भी, इसको कमेंट कर देते हैं, एरे लिस्ट डॉट कंटेन्स, क्या लिखेंगे, कंटेन्स, ठीक है। क्या कंटेन करता है भाई, लेट चेक कर लो, क्या अहमद कंटेन करता है, ठीक है। अगर ये कंटेन करता होगा तो कंटेन आपको क्या देगा बदले में, बुलियन ट्रू देगा, और अगर नहीं करता होगा तो फॉल्स देगा। तो अब एक काम करना पड़ेगा हमें कि इसको हम कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखेंगे, क्योंकि प्रिंट करके भी तो देखना है ना ट्रू फॉल्स। किसमें लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसे रन करते हैं, तो अभी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। आओ टेस्ट करते हैं, देखो क्या आ गया, ट्रू। कह रहा है अहमद है आपके एरे लिस्ट में, लेकिन अगर मैं यहाँ 7 लिख दूं, क्या लिख दूं, 7, तो अब क्या देगा आपको, फॉल्स के भाई जो 7 है वो एरे लिस्ट में मौजूद नहीं है। उसके बाद है इंडेक्स ऑफ, किसी भी वैल्यू का इंडेक्स नंबर अगर आपको जानना है तो आप सिर्फ वैल्यू बताओ, आपको उसका इंडेक्स नंबर पता चल जाएगा यूजिंग द इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। ये भी ट्राई कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिखते हैं एरे लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ अहमद बता दो, किसका इंडेक्स बता दो, अहमद का इंडेक्स बता दो। रन किया और आपके पास इंडेक्स नंबर क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया सर। क्लियर है चीज, ठीक है। ये आपके पास एरे लिस्ट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आती है सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग बेसिकली जब होगी जब एरे लिस्ट में मौजूद तमाम एलिमेंट सेम टाइप के होंगे, या तो वो न्यूमेरिक होंगे या उसके अंदर करेक्टर्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नंबर आ रहा है फिर किसी का नाम आ रहा है, फिर नंबर आ रहा है फिर किसी का नाम आ रहा है, इसमें सॉर्टिंग वर्क नहीं करेगी। या तो सॉर्टिंग न्यूमेरिकली वर्क करेगी या करेक्टर वाइज करेगी। क्या, किसके किस तरह से करेगी, करेक्टर वाइज या न्यूमेरिकली, ठीक है। यहाँ देखो बता रहे हैं ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी द सेम टाइप। सॉर्टिंग किसे कहते हैं, तरतीब देना, कि अगर फॉर एग्जांपल एक एरे लिस्ट है नंबर्स की, और नंबर्स आगे पीछे हुए हैं और आप चारों C# आपकी एरे लिस्ट की नंबर्स की तरतीब सीधी कर दे, तो आप सॉर्ट का मेथड यूज करोगे, लेकिन कब, जब सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के, किसके, सेम टाइप के, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग मैं आपको अभी बता चुका हूँ। जैसे ही आप किसी भी लिस्ट के अंदर ऐड का मेथड चलाते हो तो आपकी वैल्यू टाइप जो 10 है यानी इंटीजर है, वो एक लिस्ट यानी एक ऑब्जेक्ट में क्लोज हो जाती है, इसे कहते हैं बॉक्सिंग। अगर आपको फॉर एग्जांपल उस लिस्ट में से वो आइटम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनबॉक्स, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में
पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको भी करके देख लेते हैं किस तरह से आपके पास ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अब देखो ये तीन वैल्यूज क्या हुई है, बॉक्स हुई है, क्या हुई है, बॉक्स। अब मैं चाह रहा हूँ जो अहमद की वैल्यू है वो अनबॉक्स हो जाए। तो अहमद की वैल्यू सबसे पहले किस इंडेक्स पर रखी है, वो इंडेक्स हासिल कर लूंगा, 1 पर रखी है। उसके बाद इसको मैंने किस टाइप में, किस वैल्यू टाइप में अनबॉक्स करना है, राउंड ब्रैकेट में मैं वो वैल्यू टाइप लिखूंगा, यानी कि स्ट्रिंग। क्या, स्ट्रिंग में अनबॉक्स करना है। और फिर मैं इसे एक वेरिएबल में रख लूंगा जिसकी टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग ही होगी। क्या होगी, स्ट्रिंग। तो मैंने ये क्या किया, एरे लिस्ट के वन इंडेक्स पर जो वैल्यू थी उसे क्या कर लिया मैंने, अनबॉक्स कर लिया। क्या कर लिया, अनबॉक्स कर लिया। ठीक है, तो इससे मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं नेम को अलग से यूज कर सकता हूँ। नेम कोई ऑब्जेक्ट में नहीं है, नेम अब एक वैल्यू टाइप वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, वैल्यू टाइप वेरिएबल है। जबकि एरे लिस्ट क्या था, रेफरेंस टाइप था और ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो बंद था एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी वैल्यू। ये चीज सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, वर्क बिकॉज ऑफ कलेक्शन इनिशियलाइजर फीचर। ठीक है, ये बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स का सिंटैक्स जो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है उसके बारे में बता रहा है। रिक्वायर्स ऐड मेथड इंटरनली। ठीक है, एंड क्लीन एंड रीडेबल होता है अगर आप ये वाला सिंटैक्स फॉलो करते हो तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद है array list कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग कर्ली ब्रैकेट सिंटैक्स व्हिच इंटरनली कॉल्स ऐड मेथड। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीछे अगर आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी करते हो तो सी शार्प ऐड मेथड ही रन कर रही है पीछे। किसको रन कर रही है, ऐड मेथड ही रन कर रही है। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट नॉन जेनरिक कलेक्शन आ रही है। कौन सी आ रही है, नॉन जेनरिक कलेक्शन आ रही है जिसका नाम है हैश टेबल। क्या नाम है, हैश टेबल। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है ये आपको डेफिनेशन पढ़ने से ही समझ आ जाएगा। अ हैश टेबल इज अ कलेक्शन दैट स्टोर डेटा इन अ की वैल्यू पेयर। जो हम एरे लिस्ट में कलेक्शन स्टोर कर रहे हैं इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वन क्या है, अहमद क्या है, ट्रू क्या है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इनके आइडेंटिफायर्स होते कि वन से पहले आईडी लिखा होता तो मुझे पता होता यार वन एक आईडी है। अगर अहमद से पहले एक नेम की होती तो मुझे पता चलता भाई अहमद एक नाम है। ठीक है, इसी तरह ट्रू से पहले इज एक्टिव लिखा होता तो मुझे पता चलता इसकी एक्टिवनेस को शो कर रहा है ये, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर आपके पास एरे लिस्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफायर्स दे सको यानी कीज दे सको। तो फिर हम यूज करते हैं नॉन जेनरिक कलेक्शन हैश टेबल का। किसका, हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर भी है और सी शार्प में क्लास है जिसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप अपने वैल्यू को की वैल्यू पेयर में स्टोर कर सकते हो, जो कि आपके लिए और आसानी प्रोवाइड कर देता है। इसमें फिर आपको इंडेक्सेस की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप वैल्यूज को कीज की मदद से एक्सेस करते हो। किसकी मदद से एक्सेस करते हो, कीज की मदद से। तो ये सब हम कमेंट कर देते हैं और अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो ये कोड मुझसे भले ले लेना। ठीक है, अच्छा, वेयर ईच की इज यूनिक। ये बात आपने ध्यान रखना है कि हर की क्या होनी चाहिए, यूनिक, अलग नाम की होनी चाहिए। ठीक है, सेम नाम की नहीं चलेगी कि आपने आईडी की एक की बनाई और दूसरी की भी आपने आईडी के नाम से बना दी, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, लेकिन की डुप्लीकेट एंड यूज टू एक्सेस एक्सेस इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। की से ही हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। स्टोर डेटा एज की वैल्यू पेयर, की मस्ट बी यूनिक, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड, फास्ट लुकअप यूजिंग कीज। मतलब कि आपको इंडेक्स नंबर ढूंढने की या आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ की का नाम लिखो और आप आसानी से उस वैल्यू को हासिल कर सकते हो। अगेन ये भी टाइप सेफ्टी ऑफर नहीं करता है क्योंकि जितनी भी नॉन जेनरिक कलेक्शन है वो टाइप सेफ्टी ऑफर नहीं करती और इनका भी कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है। इसका मतलब इसमें भी साइज जो है वो डायनेमिकली ग्रो या श्रिंक होता है, इसमें कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। ठीक है, अगेन हैश टेबल भी एक क्लास है तो इसका भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर हम इसमें अपने आइटम्स को बॉक्स करेंगे यानी कि स्टोर करेंगे। ठीक है, हैश टेबल की क्लास आपको ये नहीं मिल रही। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू हैश टेबल। ठीक है, अगेन इसमें भी डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करी जा सकती है और इसमें ऐड मेथड भी यूज किया जा सकता है। तो पहले ऐड मेथड से करते हैं। टेबल डॉट ऐड करोगे तो इस दफा ऐड के अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, पहली की और दूसरी आपके सामने लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना। ऐड मेथड में दो आर्ग्यूमेंट्स मांग रहे हैं, पहली की और दूसरी वैल्यू। तो यहां पर मैं की दे देता हूं आईडी और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 1001, सॉरी बीच में कॉमा आएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन यहां पर मैंने दूसरी की दी नेम और उसकी वैल्यू मैंने यहां पर दे दी अहमद। तो आप देखो डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हूं, पहले इंटीजर स्टोर किया 1001, अब स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह मेरे पास मैं ईमेल भी स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, ahmed@gmail.com। ठीक है, और एक और कर लेते हैं हम यहाँ पर इज एक्टिव। क्या कर लेते हैं, इज एक्टिव। ठीक है,
और इसको मैं कर दूंगा ट्रू। क्या कर दूंगा? ट्रू। तो यहाँ पर आपके पास एक बुलियन वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, तो हैश टेबल इज अ नॉन जेनेरिक कलेक्शन जो टाइप सेफ्टी ऑफर नहीं करती, इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता और डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करती है, जिस तरह एरे लिस्ट नहीं कर सकती। तो ये भी सिचुएशन के हिसाब से, अगर की वैल्यू पेयर में स्टोर करना है तो हैश टेबल, नहीं करना तो एरे लिस्ट यूज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगेन इसको भी हमने फॉर ईच से प्रिंट करना है। अच्छा, इसे अगर डायरेक्ट प्रिंट करना है तो एरे लिस्ट में तो इंडेक्स नंबर यूज करते थे, इसमें क्या यूज करेंगे? आओ चेक करें। अगर मैं टेबल डॉट करूं, या कोई की नजर आ रही है आपको आईडी नेम ईमेल के नाम से? नहीं, इसमें भी हम एरो नोटेशन सिंबल का यूज करेंगे, सिंटेक्स का। ठीक है, जहां पर हम इंडेक्स नंबर लिख रहे थे पहले, अब यहाँ पर की का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? की का नाम। जैसे अगर मुझे अहमद प्रिंट करना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर नेम प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? नेम। तो आपके पास अहमद प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और अगर इसको हमने फॉर ईच से प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? आउट टेस्ट करते हैं, फॉर ईच का लूप लगाया हमने। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज को निकाल लिया। इसको मैं आइटम का नाम दे रहा हूँ वेरिएबल को। अब देखो, आपके जो हैश टेबल है उसके अंदर इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, और क्या है? ईमेल भी, सॉरी स्ट्रिंग है फिर से, और फिर से बुलियन है। ठीक है, तो क्या आइटम में सारे आइटम आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि इसकी टाइप क्या है? इंटीजर है। तो इसकी टाइप क्या करनी पड़ेगी सर? वार। अब चेक करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन करके, और अभी भी प्रिंट नहीं होगा, देखना। अब ये पूरे पूरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस ले आएगा। ये देखो, वो कह रहा है ये एक डिक्शनरी एंट्री है। ये क्या है? एक डिक्शनरी एंट्री है। बेसिकली डिक्शनरी इसी को कहते हैं, की वैल्यू पेयर को, ये जेनेरिक कलेक्शन में आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस पर्टिकुलर पेयर में से, क्योंकि एरे लिस्ट में ना जब आप फॉर ईच चला रहे थे तो पूरी एक वैल्यू उठ के आ रही थी, यहां पर अब पूरा पेयर आ रहा है विद की एंड वैल्यू। तो वो बोल रहा है भाई आइटम में से क्या प्रिंट करना चाहते हो, की या वैल्यू? तो आपको अगर आइटम में से की और वैल्यू को सेपरेट करना है तो इसकी टाइप वार नहीं होगी, इसकी टाइप होगी डिक्शनरी एंट्री। क्या होगी? डिक्शनरी एंट्री एक ऐसी टाइप होती है जो आपके इस आइटम वेरिएबल में कीज और वैल्यूज को सेपरेट कर देगी। क्या कर देगी? कीज और वैल्यूज को सेपरेट। तो अब आप जब आइटम प्रिंट करोगे और डॉट करोगे तो यहाँ आपको की भी प्रॉपर्टी मिल रही है और वैल्यू की भी। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है तो आइटम डॉट वैल्यू, सारी कीज प्रिंट करनी है तो आइटम डॉट की। ठीक है, यहां पर मैंने प्रिंट किया आइटम की सिर्फ क्या प्रिंट कर दो? वैल्यूज, यानी 1001 अहमद, अहमद@gmail.com, और ट्रू प्रिंट हो जाएगा, कीज प्रिंट नहीं होंगी। ठीक है, अब साथ में अगर कीज भी प्रिंट करनी है तो क्या करेंगे? यहां पर फिर हम लोग यूज कर लेंगे डॉलर स्ट्रिंग सिंटेक्स का, ताकि मैं स्ट्रिंग भी लिख सकूं और वैल्यू भी लिख सकूं। तो यहां पर मैं सबसे पहले प्रिंट करूंगा आइटम डॉट की। क्या प्रिंट करूंगा? ठीक है, उसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगा बीच में, और फिर कर्ली ब्रैकेट में मैं प्रिंट कर दूंगा आइटम डॉट वैल्यू, कि हर की के बाद उसकी सामने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। आओ टेस्ट करते हैं हम। तो आप देख सकते हो अब आपके पास हर की के बाद उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अच्छा, अब ये आपने रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऐड मेथड से करी है। अगर आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करना चाहो तो कैसे करेंगे? इसे कर देते हैं कमेंट। अगेन कंस्ट्रक्टर के आगे कर्ली ब्रैकेट लगाने, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दे सकते क्योंकि इधर है की और वैल्यू का पेयर। तो यहाँ पर आपने इस कर्ली ब्रैकेट में एंटर करना है, और हर पेयर के लिए एक और चाइल्ड कर्ली ब्रैकेट लगाना है। आपने क्या करना है? हर पेयर के लिए। ठीक है, एरे लिस्ट में डायरेक्ट दे सकते हैं, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें की और वैल्यू का पेयर है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा आईडी, सेम चीजें लिख देता हूं। ठीक है, और कॉमा देके क्या लिखूंगा? इसकी वैल्यू। इसी तरह दूसरी वैल्यू पेयर के लिए एक और कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा कॉमा लगाकर, नेम की दी, और उसके बाद मैंने वैल्यू दे दी अहमद की। क्लियर है ये चीज? अच्छा सॉरी, कॉलन में जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर आपको डायरेक्टली वैल्यूज पता है तो बनाते हुए ही डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट सिंटेक्स। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पर भी ये चीज बताई हुई है कि आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऐसे करोगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा कीज ना इंटीजर में भी हो सकती है। ठीक है, कीज इंटीजर में भी हो सकती है। ने देखो यहाँ पर 1 की रखी है अली के लिए, 2 की रखी है तैयब के लिए, और 3 की रखी है अहमद के लिए। स्ट्रिंग में भी हो सकती है कीज, और इंटीजर में भी हो सकती है। ठीक है, और इस तरह से आप एडिंग डेटा पे ऐड करके भी कर सकते हो, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, एक्सेस कैसे करेंगे? की मदद से करेंगे। इसकी की इंटीजर में थी तो इसने इंटीजर लिखी है, इंडेक्स नंबर नहीं है, क्या है? की का नाम है। किसका नाम है?
की का नाम है। ठीक है, और वही मेथड्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड्स एस टी डॉट रिमूव, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल बाई की कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो आपने एस टी डॉट रिमूव में की का नाम देना है और वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। कंटेन्स की, फॉर एग्जांपल आप चेक चेक करना चाह रहे हो भाई नेम की है क्या, ईमेल की है, तो वहां पर वैल्यू चेक कराता है, लिस्ट में ये चेक करेगा की को, कि नेम की है क्या या आईडी की है, तो आपको बदले में ट्रू या फॉल्स देगा, क्या देगा, ट्रू फॉल्स। ठीक है, कंटेन्स वैल्यू, जिस तरह की चेक कर सकते हो की मौजूद है या नहीं, इसी तरह वैल्यू भी चेक कर सकते हो, वो वाली फलानी वैल्यू मौजूद है या, जैसे अली को चेक कर रहा है, और ये भी आपको बदले में क्या देगा, ट्रू फॉल्स देगा। एच टू डॉट क्लियर, सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसने यहाँ पर आपको फॉर ईच भी लगाकर दिखा दिया है नोट्स के अंदर, जैसा कि हमने प्रिंट किया है, ऐसे प्रिंट किया है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, और ये आपको बता रहा है कि डुप्लीकेट की में क्या आएगा आपके पास, एरर। देखो अली के लिए भी की क्या रखी है इसने, 1, और अहमद के लिए भी 1, तो यहाँ आएगा एरर। ठीक है, मस्ट बी यूनिक। डन है, ये बात सबको समझ आ गई, हैश टेबल इजी है अहमद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास स्टैक क्या है, स्टैक, स्टैक इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर, और वही बात है ये एक नॉन जेनेरिक कलेक्शन है, क्या है, एक नॉन जेनेरिक कलेक्शन है। अच्छा, स्टैक ना दो टाइप्स के हैं, स्टैक नॉन जेनेरिक में भी आता है और जेनेरिक में भी आता है, मतलब स्टैक नॉन टाइप सेफ्टी को भी सपोर्ट करता है और टाइप सेफ्टी को भी सपोर्ट करता है, लेकिन हम जो स्टैक पढ़ रहे हैं वो नॉन जेनेरिक है, यानी कि टाइप सेफ्टी को सपोर्ट नहीं करता और इसका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता। अच्छा, स्टैक की एक खास बात यह है कि स्टैक लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जो वैल्यू स्टैक में सबसे आखिर में अंदर आई है वो सबसे पहले मेमोरी से बाहर जाएगी। क्लियर है ये चीज, और इसको हम प्रैक्टिकली अभी करके भी देखेंगे, जब हम प्रिंट करेंगे तो देखना इसकी वैल्यूज उल्टी प्रिंट होंगी। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है सर, लास्ट इंसर्टेड आइटम इज रिमूव्ड फर्स्ट, यूज पुश एंड पॉप। अब वहां पर ऐड रिमूव यूज हो रहा था पुट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, किसमें, एरे लिस्ट में और हैश टेबल के अंदर, लेकिन स्टैक में रिमूव या ऐड करने के लिए पुश या पॉप का यूज करेंगे, पुश यूज करेंगे ऐड करने के लिए, पॉप रिमूव करने के लिए। ठीक है, पॉप मींस फूट जाना, ठीक है, यानी डिलीट हो जाना, पुश मतलब पुश कर देना, धक्का दे देना, इसका मतलब ऐड करना। ठीक है, स्टोर्स डेटा एज ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली बात है सारे ऑब्जेक्ट की सूरत में ही डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टैक का भी हम क्या बना लेते हैं सर, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्टैक भी क्या है, एक क्लास है, क्या है, एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और स्टैक हमें किस नेम स्पेस से मिलता है, नॉन जेनेरिक स्टैक हमें किस नेम स्पेस से मिलता है, सिस्टम डॉट कलेक्शंस। तो बोलो ना, डर क्यों रहे हो। ठीक है, तो यहां पर हम स्टैक की क्लास ले लेते हैं और हम एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, डन है। ठीक है, और इसमें कोई चीज ऐड करने के लिए स्टैक डॉट पुश का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, पुश का, और ये हमसे वैल्यू मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने 1001 पास कर दिया, क्या पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने अहमद पास कर दिया, ऑब्वियसली बात है मैं डिफरेंट टाइप्स इसमें दे सकता हूं क्योंकि नॉन जेनरिक कलेक्शन है, तो टाइप शिफ्टी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमने दे दिया है वैल्यूज, क्या कर दिए, बॉक्स कर दिए, किसमें, ऑब्जेक्ट में, स्टैक के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब इसे हम फॉर ईच से प्रिंट करते हैं, किससे प्रिंट करते हैं, फॉर ईच से। ठीक है, वार आइटम इन स्टैक करेंगे, जाहिर सी बात है हम आइटम की टाइप वार ही रखेंगे, इंटीजर या स्ट्रिंग नहीं रखेंगे। अच्छा, इसमें डायरेक्ट प्रिंट हो जाएंगी वैल्यूज क्योंकि इसमें कोई की का शामिल नहीं है, तो डायरेक्ट की आपकी वैल्यू उठाएगा, फॉर ईच क्या उठाएगा, वैल्यू उठाएगा, तो इसमें डिक्शनरी एंट्री की टाइप देना जरूरी नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं और आइटम को प्रिंट करके चेक करते हैं आपके पास क्या प्रिंट होता है। कुछ नोटिस किया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में वैल्यू दी थी वो सबसे पहले मेमोरी से आपके बाहर शो हुई है, तो इस इधर प्रूव होता है कि ये लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट मेथड्स, पुश, ऐड करना, पॉप, रिमूव लास्ट। अच्छा, पॉप ना सिर्फ लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, किसे रिमूव करेगा, लास्ट। अच्छा, पीक क्या करेगा, व्यू द लास्ट एलिमेंट, व्यू द लास्ट एलिमेंट, और काउंट, जाहिर सी बात है काउंट क्या करेगा, काउंट करके देगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके स्टैक में है। ठीक है, तो ये आप खुद यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये मेथड्स मैंने आपको बता दी, क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, क्यू। अगला नॉन जेनरिक कलेक्शन क्या है, क्यू है। ठीक है,
ये फॉलो करता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब नॉर्मल बिहेवियर। जो सबसे पहले अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आएगा, तो सभी कर रहे हैं ये फॉलो। सारे डेटा स्ट्रक्चर्स ही कर रहे हैं, बस टैग क्या था उल्टा कर रहा था। ठीक है। तो क्यू इज अ नॉन जेनरिक कलेक्शन दैट फॉलोज फीफो प्रिंसिपल। इसमें वैल्यूज को ऐड करने के लिए इन क्यू का मेथड है, इन क्यू का किसका, इन क्यू का, और रिमूव करने के लिए डी क्यू का है। स्टैक में पुश और पॉप है, एरे लिस्ट में ऐड और रिमूव है, उसमें हैश टेबल में ऐड और रिमूव है, और स्टैक में और क्यू में इन क्यू और डी क्यू है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अगेन ये भी एक क्लास है, नॉन जेनेरिक है, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, टाइप सेफ्टी नहीं है। नॉन जेनेरिक का मतलब ही यही है, टाइप सेफ्टी नहीं है, और जेनेरिक का मतलब है टाइप सेफ्टी है, बस ये आपने याद रखना है। फर्स्ट इंसर्टेड आइटम इज रिमूव्ड, फर्स्ट यूजेस इन क्यू एंड डी क्यू मेथड, स्टोर्स डेटा एज ऑब्जेक्ट, यूजुअली सभी आई कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्यू डॉट इन क्यू के अंदर आपने वैल्यूज को पास करना है, और क्यू डॉट डी क्यू से आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिमूव। और इसमें भी इन क्यू डी क्यू पीक क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखाएगा, क्या दिखाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, और काउंट ऑब्वियसली काउंट बताएगा, क्या बताएगा, काउंट। तो इसको भी फटाफट हम देख लेते हैं। ठीक है। तो क्यू का हम लोग क्या बना लेते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ये हमारा नॉन जेनरिक क्यू हो गया, क्या हो गया, क्यू डॉट इन क्यू। ऐड करना है, यहाँ पर 1001 ऐड कर दिया, उसके बाद जलीत का नाम ऐड कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ट्रू ऐड कर दिया। ठीक है। और अगर इसे प्रिंट करना है तो अगेन क्या लगाएंगे, फॉर ईच लगाएंगे सर। ठीक है, इसमें भी कोई की वैल्यू पेयर नहीं है, तो डायरेक्टली आइटम को प्रिंट कर सकता है। आउट चेक करते हैं प्रिंट करके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो पहली वैल्यू हमेशा पहली नजर आएगी, ऐसा ही है। क्लियर। ठीक है। तो ये क्यू है। क्यू के बाद आपके पास एक और है जिसका नाम है सॉर्टेड लिस्ट, क्या नाम है, अच्छा इसके नाम से पता चल रहा है किस टाइप की है, किस टाइप की है। तो कौन बताएगा, सॉर्टेड लिस्ट के नाम से पता चल रहा है किस तरह से डेटा को स्टोर करेगा, तरतीब में, भले आप आगे पीछे दो। और ये तरतीब किस हिसाब से करेगा, किस हिसाब से करेगा, कीज के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से, की के हिसाब से, किसके हिसाब से करेगा, कीज के हिसाब। सॉर्टेड लिस्ट इज अ नॉन जेनरिक कलेक्शन दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। अच्छा ये भी डिक्शनरी एंट्री है, ये किसकी तरह है, अभी जो हमने पिछली कलेक्शन पढ़ी, हैश टेबल की तरह है। लेकिन हैश टेबल और इसमें ये फर्क है कि ये तरतीब में स्टोर करता है। चले आप आगे पीछे दो। ठीक है। उसी तरह से जैसे आपके पास हैश टेबल स्टोर कर रहा है, सेम सॉर्टेड लिस्ट भी वैसे ही स्टोर करेगी, लेकिन कीज के हिसाब से क्या कर देगी, आपकी वैल्यूज को सॉर्ट कर देगी। क्या कर देगी, सॉर्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी वैल्यूज कीज के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है। आओ इसे ट्राई करते हैं। सॉर्टेड लिस्ट भी क्या है, क्लास है जिसका क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सॉर्टेड लिस्ट क्या यूज करेगी, ऐड मेथड नहीं यूज करेगी। रन टाइम इनिशियलाइजेशन के लिए, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए वही कर्ली ब्रैकेट सिंटेक्स जो हमने एचटीएमएल में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम की दे देते हैं, लेट सपोज 1 दे देते हैं, या क्या दें, आगे पीछे दे देते हैं 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी अहमद। ठीक है, यहाँ पर हम 4 5 वैल्यूज लेंगे, इसको मैं दे देता हूँ 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ उजैर। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ मैं 4, और ये वैल्यू दे देता हूँ मैं 7। 4 के बाद 1, और इसे वैल्यू दे देता हूँ नवीद। ठीक है, और इसके बाद 3 रह गया। ठीक है, 3, और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ अयान। ठीक है, अब लूप चलाते हैं और चेक करते हैं किस तरह से आपके पास स्टोर करके देता है आपको। ठीक है, फॉर ईच का लूप चलाएंगे सॉर्टेड लिस्ट पे, जाहिर सी बात है वार आइटम रखेंगे अगर आपके पास टाइप सेफ्टी नहीं है। हाँ, अभी देखो आपके पास टाइप सेफ्टी है, वार रखेंगे क्या, नहीं, डिक्शनरी एंट्री क्या रखेंगे, ताकि कीज और वैल्यूज क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, क्या हो जाए। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे, और यहां पर मैं प्रिंट करता हूं आइटम डॉट वैल्यूज, आइटम डॉट, ये एक साथ ही प्रिंट कर देते हैं दोनों को, डॉलर स्ट्रिंग आइटम डॉट
कीज और कॉलन के बाद आइटम डॉट वैल्यू। ठीक है। आओ टेस्ट करते हैं आपके पास क्या सॉर्टेड वे में दिखाता है या नहीं दिखाता। ठीक है। तो हैश टेबल और सॉर्टेड लिस्ट बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन सॉर्टेड लिस्ट आपकी डेटा को कीज के हिसाब से तरतीब में स्टोर करता है, सॉर्ट करके तरतीब देकर, आइदर न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली। कीज अल्फाबेटिकली भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे तुम अगर की आईडी रख रहे हो, नेम रख रहे हो, तो वो आईडी का आई उठा लेगा और नेम का एन उठा लेगा और चेक करेगा आई पहले आता है या एन पहले आता है, उसके हिसाब से सॉर्ट कर देगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब कर लोगे सब। अच्छा, इसकी डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे हैश टेबल की तरह? कर्ली ब्रैकेट सिंटैक्स, और हर पेयर के लिए एक चाइल्ड कर्ली ब्रैकेट लगेगा, जैसे 1 अहमद। डन है? ये डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है और ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन है। दोनों में से कोई एक यूज करोगे, दोनों नहीं यूज करोगे, जाहिर सी बात है। ये चीज क्लियर है सबको? ये है सारी नॉन जेनिक कलेक्शन जो कि 5 है। कितनी है? 5। ठीक है।